तो कल का हम लोग का जो क्लास था उसमें हम क्या क्या देखे हम लोग, एक क्विक रिकैप अब तक का जो पढ़ा हुआ वो है क्या, साइन ऑफ लाइफ। अब क्या है वो नहीं लिखेंगे, पर ये हम लोग देख चुके हैं, साइंस ऑफ लाइफ हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, वेयर एट द लोएस्ट लेवल इट इज ऑब्जर्व। ये क्या था, सेल, जिसमें हम लोग को दिखेगा, ठीक है। उसके बाद सेल के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखे थे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और ये क्या थे, एक था साइटोप्लाज्म और दूसरा था न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म वो हो गया जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती थी, हब ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और न्यूक्लियस था कंट्रोल सेंटर, है ना, ये था। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे, सेल थ्योरी। एक्चुअली ये थ्योरी क्या कर रहा है, सेल को डिफाइन कर रहा है, इसके एक्टिविटीज को हमारे सामने लाता है। और इट इज द सेल थ्योरी दैट हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ अ सेल, दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा डेफिनेशन आता है इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल मीनिंग द सेम, ठीक है। तो एक सेल थ्योरी की मदद से हम लोग सेल को डिफाइन कर पाते हैं। अब यहां तक हम लोग जान चुके थे, और इन्हें प्रपोज करने वाले थे स्लेडन एंड शॉन, ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। और 1839 में कंबाइंडली इन लोगों ने अपना प्रोपोजिशन दिया, जो 1840 में पब्लिश होकर आया। अब इसमें जो डिमेरिट था, डिमेरिट नहीं कहिए, लैकिंग था, है ना, जो कमी थी, क्योंकि देखिए अगर कोई बहुत अच्छा चीज हो जाता है ना, तो हम लोग तो भगवान नहीं है ना, कोई भी गॉड नहीं हो सकता है कि उस पर किसी भी तरह का कोई कमी नहीं हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही जाएगी। अब ये नहीं कि इंटेंशनली छूट गया, उस समय उतना हमारे पास एमिनिटीज, उतने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते कि हम इन चीजों को और जान सके। जैसे जिस समय पहली बार सेल देखा गया था उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से जो चीज हम जानते हैं वो तो लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता। तो हम लोग क्या कहें कि लाइट माइक्रोस्कोप से जो दिखा है ना वो अच्छा नहीं है, ऐसा कर देंगे तो उनका जो महान काम है लियोनॉव का, वो तो अंडरमाइन हो जाएगा, तो एक तरह से इंसल्ट होगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी मतलब एक काइंड ऑफ रेस्पेक्ट शो करने के लिए जो अच्छे काम होते हैं, जो हमारे सामने कोई चीज नया लेकर आता है, जो डिस्कवरी है, उस डिस्कवरी में जो भी कमी है उसको ना रिफाइंड करते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, कहते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड दिस दैट, ऐसे, ठीक है। इससे क्या होता है, उनकी बात भी रह जाती है और जो नया इनपुट आया वो भी आ जाता है। तो क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, और इस तरह के थ्योरीज कंपोजिट हो जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं, है ना। तो देखिए इसका जो लिमिटेशन था, इस थ्योरी का लिमिटेशन, यहां से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी वो यह था क्या, इट doesn't tell us how the new cells are formed। ये तो समझ गए कि ये क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन नए सेल कैसे आएंगे, अब इसके बारे में विचार होना शुरू हुआ। तो 1855 में एक साइंटिस्ट थे, इन द ईयर 1855, रुडोल्फ वर्काउ या वर्चाउ, जो आप कहें, ही वॉज द मैन। इन्होंने कहा कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, पर इसका मतलब होता है सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये भी हम लोग 9th लेवल पे जानते हैं, सेल थ्योरी में था ना। रुडोल्फ वर्चाउ ने इसको मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा
कि सेल्स जो है नए सेल्स को क्रिएट करते हैं बाय डिवीजन। बाद में चला पता कि ये सेल डिवीजन के द्वारा नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से क्या हुआ, जो इसका लिमिटेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी आया रुडॉल्फ वल्चाव के वजह से, उसके बाद जो भी स्लेडन एंड श्वान ने जो बातें कही थी वो तो थी ही, एडिशन एक हो गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। समझ में आया? सो दिस मीन्स, यानी यहां से आ रहे ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दिस मीन्स दैट द न्यू सेल्स are created by the pre-existing cells by cell division। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया। सो the cell theory was modified and it came to eliminate the limitation। इसका मतलब हुआ कि इस तरीके से सेल थ्योरी मॉडिफाई हो गया और इसकी जो कमी थी, लिमिटेशन था, उसको ओवरकम कर गया। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दीज आर थॉट प्रोवोकिंग कंडीशंस। अब देखिए, जो आपको बोले थे कि इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज आएगा, वो है क्या, ये तो समझ में आ गया कि नया सेल कैसे बनेगा, पहले वाले सेल में से पिछले वाला सेल सेल डिवीजन करके नया सेल बना कर देगा। फाइन एनफ। तो फिर लोगों के दिमाग में ये बात आई, अच्छा एक चीज बताइए, दुनिया में सबसे पहला सेल कब आया, कैसे आया? क्योंकि अभी का जो सेल है, इसके पीछे का सेल इसको बना के दिया, उसको उसके पहले का सेल बना कर दिया। इस तरह से करते 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 अर्थ का पहला सेल तो कोई होगा जिससे डिवाइड करके इतने तरह के सेल्स बने, है कि नहीं? लॉजिकल क्वेश्चन। तो हाउ द फर्स्ट सेल ऑन दिस अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, पहला सेल दुनिया में कैसे आया? और अगर वो सेल आया भी तो अपने ही जैसा सब सेल बनाना चाहिए था, इतना वेरिएशन कहां से भाई, कैसे आया? इतने तरह के सेल प्लांट में अलग देख रहे हैं, बैक्टीरिया में अलग देख रहे हैं, है ना, फंजाई में अलग देख रहे हैं, अमीबा में अलग देख रहे हैं, ह्यूमन में अलग देख रहे हैं, गाय भैंस में अलग टाइप का देख रहे हैं, है तो सिमिलर लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। कि इतना वेरिएशन कैसे है? इसका मतलब काम ठीक से नहीं कर रहा होगा। तो अगर काम ठीक से नहीं कर रहा है तो ह्यूमन का सेल फिर डिवाइड करके ह्यूमन जैसा ही सेल कैसे बना रहा है? बंदर या दूसरा जैसा सेल क्यों नहीं बना दे रहा, है ना? दोनों एक दूसरे को काट रहा है, ये कैसे हो रहा है? अगर हमको फिक्स ही रहना था तो बदले क्यों? अब बदल गए तो फिर फिक्स कैसे रह रहे हैं? क्वेश्चन है ना? तो इन सब सवालों के लिए हम लोग के पास कुछ चीज है, उसको कहते हैं इवोल्यूशन, जो आप लोग को 10th में हटा दिया गया था चैप्टर, इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन में बताया जाता है, हम लोग 12th में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, कि दुनिया में पहला सेल कैसे बना। बहुत सारी थ्योरीज है। कोई कहता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, यानी अर्थ को छोड़ के कहीं और लाइफ है, वहां से एलियंस उठा के यहाँ पे लाइफ रख के चला गया, एक ये कहता है। दूसरा थ्योरी कहता था क्या, कि जितने तरह के आप लाइफ फॉर्म्स देख रहे हैं ना, उतने तरह के लाइफ फॉर्म्स गॉड ने क्रिएट किया। गॉड को तो हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए हम उसको देख नहीं पा रहे हैं कौन बना के गया, तो हम जान नहीं रहे हैं कौन बना के गया, तो गॉड हैज क्रिएटेड दिस। एक थ्योरी ये भी कहता है। और तीसरा कहता है क्या, कि कुछ नहीं, पृथ्वी पर अर्थ पे जितने तरह के मटेरियल्स हैं, उन्हीं मटेरियल्स के अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन से दुनिया का पहला सेल बना। अब वो कैसे हुआ, ये सारा चीज हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, और इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है, जब नया सेल बना
फिर वो अपने आप में बदलाव ला रहा है, चेंजेस लाता है, और चेंजेस लाने के बाद फिर उसको कंटिन्यू करता है। और ये सारा चीज किस पे पढ़ेंगे, वो है डाइवर्सिटी यानी यूनिट 1, जिसमें क्लासिफिकेशन है, द लिविंग वर्ल्ड करके है पहला चैप्टर, उसमें आपको मिलेगा। और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें सब टाइप्स ऑफ, हर टाइप के ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताया, और वो कैसे दिखते हैं, क्या उनके प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें आपको यूनिट 1 में बताई जाएगी। तो कहां से ये सब रिलेटेड है, देख रहे हैं, सेल से रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग सेल से पढ़ना शुरू करते हैं, यानी यूनिट 3 से, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट। चलिए, इसके बाद इसमें तो कुछ जोड़े नहीं है, इसको मिटा दें। अब हम लोग वापस आते हैं वहां पर सेल के टाइप्स पे। बहुत डिस्कस हो गया, सेल क्या है, सेल क्या है, नया सेल कैसे बनेगा, पहला सेल कैसे आया, ये सब तो हो गया। अब हम लोग देखें अपने वापस चैप्टर में कि इसमें पढ़ने के लिए क्या क्या है। तो इसमें पहला दिया है कि आपके कितने तरह के सेल्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले चुके हैं, और वो क्लासिफिकेशन किए हैं सेल्स का एक रेफरेंस लेके। और रेफरेंस क्या था, सेल को जो एक दूसरे से डिवाइड किए, किसके बेसिस पे डिवाइड किए, एग्जैक्टली, नॉट द साइटोप्लाज्म बट द न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हम लोग सेल को डिवाइड किए। और कितने टाइप के सेल्स निकले, और प्रोकैरियोटिक, वेरी गुड। पहले कौन है, प्रोकैरियोटिक के पहले यूकैरियोटिक, पहले प्रोकैरियोटिक है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं था। तो प्रिमिटिव टाइप का वही ना है, पहले वही बने। उसके बाद समझ में आया नहीं, न्यूक्लियस रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्रोमोसोम को सपोर्ट मिलेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, तब जाके सेल में न्यूक्लियस बना, नहीं तो बिना न्यूक्लियस का ही काम चला रहा। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स, ये भी रिपीट ही हो रहा है। टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं, राइट। उसके बाद फिर एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे। सो हमारा हेडिंग होगा डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells, differences between prokaryotic and eukaryotic cells। अब देखिए, आप लोग जैसे भी डिफरेंसेस लिखते आए हैं, ज्यादातर लोग टेबल बना के ही लिखते हैं। बहुत कोई क्या करते हैं, पहले के बारे में पूरा धर धर लिख दिए, उसके बाद दूसरे के बारे में धर धर लिखना शुरू कर दिए। पर इसमें क्या होता है, आगे चल के आपको इसका नुकसान ये हो जाएगा कि कोई भी टीचर इतना सारा कॉपी चेक करना रहता है, तो वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर नहीं पढ़ पाता। एक दो सेंटेंस पढ़ता है, लगता है कि ठीक ही लिखा होगा, फिर नीचे के पैरा में एक दो सेंटेंस पढ़ा, लगता है ठीक ही लिखा होगा, एवरेज मार्क बैठा के चला जाता होता है ऐसा। तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी को ऐसे लिखना है कि पूरा हाईली प्रेजेंटेबल बने। ठीक है, यानी आप आंसर्स ऐसे लिखेंगे जैसे आप अपने कॉपी चेक करने वाले को समझा दे रहे हैं कि देखो ये यही होता है, इसीलिए ऐसे होता है। ठीक है, तो ये पावर ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे आएगा, जितना हम हाईलाइट करेंगे चीजों को, है ना, जितना एक्सपोजर देंगे। तो एक्सपोजर देते कैसे है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस टेबल बनाने के लिए तो बड़ा आसान है, एक तरफ प्रोकैरियोटिक एक तरफ यूकैरियोटिक लिख दिए, हो गया। फिर क्या होगा, बात वही रह जाएगा, आप उसको ऐसे टेक्स्ट में लिखे, अब ऐसे कॉलम में लिख रहे हैं, फिर वो जमघट बन जाएगा। इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, तो उसके लिए आप 3 टेबल बना लीजिए, सॉरी 3 कॉलम बना लीजिए। 2 कॉलम बना रहे थे, 3 कॉलम बनाइए। और पहले कॉलम में आप लिखें एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट मतलब होता है इट इज डेडिकेटेड टू यू। एट्रीब्यूट, आई एट्रीब्यूट टू इट टू यू, मतलब हम आपको ये समर्पित करते हैं, है ना, डेडिकेट करते हैं।
तो क्या डेडिकेट कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के बीच में डिफरेंसेस आएगा, उस प्रॉपर्टी को हम डेडिकेट कर, ठीक है। तो देखिए, पहला हो गया एट्रीब्यूट, दूसरा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, दोनों में से किसी को भी ले लीजिए। पहले नाम लेते हैं, प्रोकैरियोटिक रख दिए, प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखिए, जब इसको हम लोग कॉलम को भरना शुरू करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला एट्रीब्यूट ले लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं, एब्सेंट होता है। इट हैज, इसके जगह क्या रहता है, इट हैज न्यूक्लियोइड, इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियोइड रहता है। यूकैरियोटिक सेल में यस, प्रेजेंट। अब देखिए, तो कितने शॉर्ट में हो गया, जो आपका देखना चाहेगा आंसर उसको तो तुरंत समझ में आ जाएगा लिखा क्या है, नहीं तो क्या लिखते, प्रोकैरियोटिक सेल हैज नो न्यूक्लियस, या प्रोकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियस, या प्रो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट हैज न्यूक्लियोइड, इतना लंबा लिखते। यूकैरियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ऐसे लिखते। तो कितने वर्ड्स आप बचा लिए, टाइम भी बचा। दूसरा डिफरेंस देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। अब ऑर्गेनिल क्या हो गया, ऑर्गेन तो सुने थे, ऑर्गेनिल क्या हो गया, छोटे ऑर्गेन, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन को ऑर्गेनिल कहते, जैसे ट्यूब आप सुने हैं, जानते ही हैं, टिब्यूल नाम सुने, तो टिब्यूल क्या हो गया, बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स को टिब्यूल कहते, ठीक है। इस तरीके से क्या रहता है, हम लोग नेमिंग करते हैं बायोलॉजी। तो यहां पे क्या हो गया, बहुत ही छोटे ऑर्गेन्स हैं, और किसके, सेल के, तो इन्हें ऑर्गेनिल करें, ठीक है। चलिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, एक भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता, तभी तो न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता तो न्यूक्लियस नहीं होता क्या, नहीं है, क्यों, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, नहीं है, इसमें प्रेजेंट। नंबर 3, द डिविजन ऑफ लेबर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, नहीं था एसएसटी में, था ना, लेबर लॉज के बारे में थोड़ा अवेयरनेस अबाउट लेबर। मे डे क्यों आया था, फर्स्ट मे को मे डे हम लोग ये करते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं लेबर, तो उसी से तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा। लेबर मतलब क्या होता है, सिर्फ यही नहीं, मजदूर, लेबर मतलब हार्डवर्क भी होता है, मेहनत, वो भी होता है लेबर। तो ये बात बताइए कि डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या निकलेगा, काम का बंटवारा, काम का बंटवारा, सिंपल है कि नहीं। तो फिर यहां पे काम का बंटवारा मतलब सेल में क्या काम का बंटवारा होगा भाई, तो फिर से हम लोग कल वाले एग्जांपल पे आते हैं, याद है, यहां मेटाबॉलिज्म जो लिखे थे, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म लिखे थे अगल बगल में, एनाबॉलिज्म में लिखे थे फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म में लिखे थे रेस्पिरेशन, लिखे थे ना। अब एक बात बताइए, प्लांट सेल में रेस्पिरेशन कहां होता है, अब बताइए, ऐसा कीजिएगा तो हमको तो मुंह छुपाना पड़ जाएगा।
मेरे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते प्लांट सेल में रेस्पिरेशन कहाँ होता है। हिंट दे, उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अभी नहीं ध्यान में आया? अरे ये तो 8th में पढ़ना था। 8 में नहीं था सेल। डोंट टेल मी कि 8 में नहीं था। सेल, टिश्यू, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो, ये सब नहीं था चैप्टर, है ना? तब पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? जा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने हैं? आपको भी पता था ना? आपको पता था, फिर हिचक कह रहे थे। सबसे पहले अपने अंदर का हिचक दूर कीजिए, अच्छा आंसर देने से चुक जाइएगा। हो सकता है, पर हम क्या बोले कि कभी भी आंसर देने के पहले थोड़ा सा लॉजिकल होंगे, सोच के जवाब देंगे, ठीक है? तो अब इतना भी नहीं सोचना है कि पूरा दिन निकल जाए, क्लास निकल जाए, ऐसा भी नहीं। सर हम सोच रहे हैं, सर वेट कर रहे हैं, सर हम सोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। एनीवे, सो हम आपको समझा रहे थे कि रिस्पिरेशन का साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और फोटोसिंथेसिस का जगह? हाँ, कौन सा ऑर्गेनेल, उसी का नाम पूछ रहे हैं। ऑन कैमरा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमको जो मन कर रहा है ना, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ओ, लीफ के अंदर क्या होते हैं? प्लांट के सेल्स होंगे ना। हम लोग जो बात कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ सेल, है ना? तो लीफ के अंदर कौन सा सेल? प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में कहां पर होगा? चलिए, गार्ड सेल में, वो तो सेल ही हो गया ना। गार्ड सेल के कौन से स्ट्रक्चर में? हम लोग कहां आ गए हैं? ऑर्गेनेल लेवल पे। उस ऑर्गेनेल का नाम क्लोरोप्लास्ट नहीं जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, पता था ना? भाई, 4 डिफरेंस हम लोग एनिमल सेल प्लांट सेल में करते हैं ना, ये तो याद ही होगा। क्या क्या देते थे प्लांट सेल एनिमल सेल में? 4 डिफरेंस में वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं। और क्या दिखाते हैं? सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं। और तीसरा में क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं। चौथा क्या बोलते थे? सेंट्रोसोम, जो प्लांट सेल में नहीं है, एनिमल सेल में। यही 4 डिफरेंसेस देते हैं ना 8th स्टैंडर्ड में। 9th में भी इसी से काम चलाते हैं। तब बोलिएगा कि हमको डिफरेंस भी नहीं पता, ये तो बड़ा अजीब बात हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा सा अवेयर रहिए। सो डिवीजन ऑफ लेबर हम यहां समझा रहे थे कि देखिए, रेस्पिरेशन के लिए इसने अलग स्ट्रक्चर बना रखा है, और वो क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और फोटोसिंथेसिस के अलग स्ट्रक्चर रखा है, वो क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। अब एक बैक्टीरिया भी है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और वो रेस्पिरेशन भी करेगा, पर उसका रेस्पिरेशन और उसका फोटोसिंथेसिस सब साइटोप्लाज्म में होता है। एक ही जगह घुलमट्टा कर देता है, सारा काम एक ही जगह बैठ के, ठीक है? लेकिन यूकैरियोटिक सेल ये स्पेशलाइज्ड है, जिसने सारे काम को अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में बांट रखा है। तो काम का बंटवारा हो गया। व्हाट इज दिस? इजंट इट डिवीजन ऑफ लेबर? यस इट इज, एंड दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर। और 9th में देखिएगा, सेल जो पढ़ाया है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया है डिवीजन ऑफ लेबर। अगर 9th का एनसीईआरटी डिस्पोज ऑफ नहीं किए हैं तो आपको अगर देखने का मौका मिला, उसमें जरूर मिलेगा। व्हाट इज दिस डिवीजन ऑफ लेबर? Distribution of work into different compartments, different area, where these works are going on in the cytoplasm. So there are separate pockets
in the cytoplasm where a certain kind of work will be done. This is division of labor because these all works come under metabolic activities. है कि नहीं? इन सभी काम को हम लोग कंबाइनली क्या कर सकते हैं? मेटाबॉलिज्म. कहीं बन रहा है, कहीं टूट रहा है ना? कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, कहीं कहीं से वापस आ रहा है, एटसेट्रा. तो ये सब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत की बात है, राइट? तो हम लोग देखते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में सब काम अलग अलग करके किया जाता है कि नहीं. ठीक. तो प्रोकैरियोटिक सेल में सारा कार्यक्रम कहां चलता है? इन द साइटोप्लाज्म. कोई अलग जगह तो है नहीं. तो आप क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है? नहीं है. नहीं है तो क्या कहेंगे? एब्सेंट. एंड अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, यस, प्रेजेंट. ठीक है. नंबर 4, ये शायद आप लोग नहीं जानते पर ये जानेंगे. लाइफ स्पैन, यानी प्रोकैरियोटिक सेल कितने दिन तक जिंदा रह सकता है और यूकैरियोटिक सेल कितने दिन तक जिंदा रह सकता है. या जो कम जिंदा रहेगा उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो जाएगा और जो ज्यादा जिंदा रहेगा लॉन्ग लाइफ स्पैन हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल में पहले आते हैं, तभी हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि हम उसका लाइफ डिसाइड कर पाएंगे कम होता है कि ज्यादा होता है. ठीक है. तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बैक्टीरिया, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर. और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग एग्जाम्पलीफाई करते हैं किनसे? प्लांट सेल, एनिमल सेल. शुरू से यही देखते आ रहे हैं, अभी भी यही बात है. तो यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल. फाइन. अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताइए तो बैक्टीरिया का लाइफ ज्यादा होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का लाइफ? प्लांट सेल और एनिमल सेल का लाइफ ज्यादा होगा. ठीक है. क्या आपको पता है बैक्टीरिया का लाइफ कितने देर का होता है? कितने दिनों का होता है? कितने देर का होता है? हाउ लॉन्ग इट इज? सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज तो होगा. दिन, महीना, साल, घंटा, कोई आइडिया? बोलिए. नो आइडिया. नहीं ना है? आइडिया नहीं है तो लीजिए आइडिया. आइडिया ये है कि एक सिंपल मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ये है इकोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई. अब बोलिएगा इसके बारे में हम लोग पढ़े तो हैं कहीं, पढ़े हैं ना कहीं? मेमोरी डाउन द लेन, स्टैंडर्ड 8 में माइक्रोब्स फ्रेंड और फो, उसमें था एक तो इकोलाई, है ना? इकोलाई ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और हेल्पिंग बैक्टीरिया है. ठीक है. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता और कुछ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. इकोलाई बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया. तो हमारे इंटेस्टाइन में कॉलोनाइज करता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर रखने में हेल्प करता है. तो हमारा हेल्पिंग हैंड है. पर इस इकोलाई का लाइफ जानते हैं कितना देर का होता है? ओनली 20 मिनट्स. तो बोलिएगा 20 मिनट का लाइफ होता है तब तो सब इकोलाई मर जाएगा. फिर इतने साल से, इतने करोड़ों साल से हमारे इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है? कैसे है? तो अभी बताए ना, सेल थ्योरी. सेल्स कम फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन, जो रुडोल्फ वर्चाव का कंट्रीब्यूशन था. ये भी वही करता है, यानी मरने के पहले डिवाइड कर लेता है. और जानते हैं हर 19वें मिनट में डिवाइड करता है. और आप किसी तरीके से अगर उसको डिवीजन रोक दीजिएगा तो मर जाएगा. आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, खाली उसका सेल डिवीजन रोक दीजिए, इट विल डाई. ठीक है. अच्छा, आप लोग बीमार पड़े हैं तो एंटीबायोटिक खाए हैं? बुखार उखार खूब तेज हुआ, सर्दी खांसी जुकाम, या पेट दर्द, सर दर्द, या कहीं घाव निकल गया, एंटीबायोटिक खाए हैं? खाने के कितने देर के बाद या कितने दिन के बाद आपको असर दिखना शुरू होता है? कुछ घंटों के बाद. जानते हैं क्यों? सुबह खाए, शाम होते होते थोड़ा ठीक महसूस होने लगा, फीवर उतरने लग जाता है. पता है क्यों? क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स है ना,
ये एक तरह के टॉक्सिन्स हैं, जहर। और ये अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया से, मोस्ट ऑफन बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, उसका सेल डिवीजन किसी ना किसी तरीके से रोक देता है। और अभी आप देख रहे हैं इकोलाई का लाइफ स्पैन 20 मिनट है, और जान लीजिए मैक्सिमम किसी भी बैक्टीरिया का लाइफ आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं होता। मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ ए बैक्टीरियम इज 1 आवर, अराउंड 1 आवर, इससे ज्यादा किसी का नहीं। कुछ होंगे एक्सेप्शंस, पर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। हम ये नहीं कहते हैं एब्सोल्यूट, बट मोस्ट कॉमन जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब का 1 घंटा से ज्यादा किसी का लाइफ नहीं है। आधा घंटा से ज्यादा तो जीता ही नहीं है। आपने क्या किया, हेवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक एक ही बार में खाया, ब्लड में आया, कहां से, डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हो गए, होने के बाद पूरे ब्लड में घूमा, और ब्लड तो हर एक सेल तक पहुंचता है ना, तो एंटीबायोटिक हर एक सेल पे पहुंच गया, और हर एक सेल पे जाके उसने जो बमबारी किया, उस बम्बार्डमेंट के वजह से उस प्रेजेंस पे, एंटीबायोटिक के प्रेजेंस पे उसका डिवीजन भूल गया, वो डिवीजन कर ही नहीं पाया। और सोचिए तो अगर वो बेचारा सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, मर ही ना जाएगा। तो पहले शॉट ऑफ एंटीबायोटिक से लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मरते हैं। जब इतना बड़ा इंफेक्शन का लोड अचानक से घटने लगेगा तो आपका बॉडी तो फील फ्री करने लगेगा, इसीलिए आप एंटीबायोटिक्स खाने के बाद बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। पर वीकनेस आता है, क्यों, इट इज ऑल्सो बी डील्ड आफ्टर सम टाइम, ये भी हम लोग देखेंगे, उस तक अभी नहीं पहुंचे। एनीवे, तो लाइफ स्पैन यहां से समझ में आया। प्रोकैरियोटिक सेल का लाइफ स्पैन क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऑल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का लाइफ छोटा होता है कि बड़ा, शॉर्ट, तो लाइफ स्पैन शॉर्ट, और इसका लॉन्ग। इनका डेज और मंथ्स हो सकता है, इनका आवर्स मैक्सिमम। ठीक है, नंबर 5, मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या बताएं आपको, एनर्जी जनरेशन का मेथड है ना, क्योंकि उसे जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जनरेट करता है बाय रेस्पिरेशन। तो इनका प्रोकैरियोटिक सेल्स का मेथड ऑफ एनर्जी जनरेशन होता है मोस्ट कॉमनली एनएरोबिक। अब ये नहीं बोलिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन हम नहीं जानते, जानते हैं, 10th में पढ़े हैं, इसमें चालाकी नहीं चलेगा। तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जानते ही हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, कल से इतना हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूज कर सकता है, ऑक्सीजन यूज कर सकता है, तो ये क्या होंगे, मोस्टली कर दें, मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। नंबर 6, बाउंड्री ऑफ द सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया का बाउंड्री क्या क्या होगा, तो दे हैव थ्री बाउंड्रीज। आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ। देखिए
इतना सारा चीज आप लोग 9th-10th के स्टैंडर्ड में या 8th के स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि हमारा 11th है। तो आगे जब जैसे हम लोग बढ़ेंगे वो ये सारा चीज आपको मिलेगा, इसलिए अभी कुछ चीज आपको लगेगा कि हम जानते हैं, कुछ चीज हम नहीं जानते। तो जो नहीं जानते हैं वो हमारा जानकारी हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, इसको याद रखना है। तो बाहर से अंदर के तरफ इसका जो बाउंड्री है उसमें आएगा कैप्सूल, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके 3 बाउंड्रीज होते हैं, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आइए यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल कौन है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, हम लोग उसको देखेंगे। इन प्लांट सेल्स सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर टू इनर। बाहर क्या होगा? सेल वॉल, अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखिए एक कॉमन मिला ना, इसमें सेल वॉल होता है, कम से कम प्लांट सेल में तो सेल वॉल होता है, ठीक। लेकिन फिर यहां पे एक चीज और हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, सेल वॉल है, पर क्या कॉम्पोजिशन सेम है? सेम चीज से बना हुआ है क्या? वो देखेंगे फिर। तो अगला डिफरेंस है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ये तो दिखाई दे ही रहा है कि कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर जो है वो केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, है ना। नंबर 7, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, ये नाम याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, इसमें पेप्टिडो मतलब हो गया प्रोटीन और ग्लाइकेन मतलब हो गया शुगर। मतलब क्या है? इट इज ए कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब समझते हैं ना, कॉन्जुगेशन, एक दूसरे से जुड़ना। तो कॉन्जुगेट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब बोलिएगा एक जगह शुगर लिखे, एक जगह कार्बोहाइड्रेट। भाई शुगर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली साइंटिफिक टर्म है, शुगर हमारे बोलचाल की भाषा। इसमें तो प्लांट सेल में ही होता है। इन प्लांट सेल द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, ये तो आपको पता होगा, प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बनता है? सेल्यूलोज नाम सुने हैं? सुने हैं ना। कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड, कॉमा हटा दें, पेक्टिन मेटेरियल्स। किनसे बने हैं? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन मटेरियल्स, इनसे बने हैं। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। आप बोल रहे हैं ये तो हनुमान जी का पूछ है, खत्म ही नहीं होगा। नंबर 8, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता है पोजीशन चेंज करना, इधर से उधर जाना।
दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसके पास क्या होता है? फ्लैजिला। और इनके पास दे हैव फ्लैजिला एंड सीलिया फॉर लोकोमोशन। एप्लीकेबल फॉर एनिमल सेल्स ओनली and not for plant cells, because they are non-motile। ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। प्लांट सेल्स में लोकोमोशन का कोई स्कोप नहीं, एनिमल सेल्स में लोकोमोशन का स्कोप रहता है। वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। ये याद करने वाली बात है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो नए सेल्स कैसे बनेंगे? नंबर 9। और उसके लिए प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल टाइप, यानी सिंगल पैरेंटल। ठीक है। और इसका होता है द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल टाइप, मतलब बाई पैरेंटल। दैट्स ऑल, नोट कीजिए।